1946 के नौसैनिक विद्रोह की, जिसने भारत की आजादी का रास्ता बनाया आसान। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। भारत की आजादी के कई वर्ष बाद जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली कोलकाता आए तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा दिए गए राजकीय भोज के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीवी चक्रवर्ती ने उनकी तरफ झुककर पूछा, आपकी नजर में अंग्रेजों के भारत को आजाद करने में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका थी? एटली के जवाब ने वहां मौजूद लोगों को अचंभे में डाल दिया। उन्होंने कहा, गांधी के आंदोलन का हम पर कोई खास असर नहीं पड़ा। भारतीय रक्षा सेनाओं में असंतोष और खासकर नौसैनिकों द्वारा की गई बगावत ने हमें समय से पहले भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आम भारतीय की नज़र में यहाँ सिर्फ एक बगावत हुई थी 1857 में, जब भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। एटली जिस बगावत का जिक्र कर रहे थे वो 18 फरवरी 1946 को हुई थी, जिसमें करीब 2000 भारतीय नौसैनिकों ने भाग लिया था और सुरक्षा बलों द्वारा चलाई गई गोली में करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। इन विद्रोही नौसैनिकों ने बंबई के आसपास के समुद्र में खड़े पोतों पर कब्जा कर उनकी 4 इंच की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की तरफ मोड़ दिया था और अंग्रेजों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो इन इमारतों को ढहा दिया जाएगा। विद्रोह की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 को, जब संचार प्रशिक्षण केंद्र HMIS तलवार के युवा नौसैनिकों ने नारा लगाया, खाना नहीं तो काम नहीं। उन्होंने खराब खाना दिए जाने के विरोध में अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर GD शर्मा अपनी किताब अनटोल्ड स्टोरी 1946 नेवल म्यूटनी लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, उस जमाने में नौसैनिकों को नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जाती थी। हर दिन एक ही तरह की दाल परोसी जाती थी। दिन के खाने में भी उसी दाल में पानी बनाकर चावल के साथ परोस दिया जाता था। 17 फरवरी की शाम को ही 29 नौसैनिकों ने विरोध स्वरूप खाना नहीं खाया। उस समय ड्यूटी ऑफिसर बत्रा और सचदेव ने न तो उसकी शिकायत को दूर करने की कोशिश की और न ही इसकी सूचना अपने आला अफसरों को दी। ये नौसैनिक बिना खाना खाए ही सो गए। अगले दिन नाश्ते में भी वही खराब दाल परोसी गई। बड़ी संख्या में नौसैनिकों ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया और नारे लगाते हुए मेस से बाहर निकल आए। इस नौसैनिक विद्रोह पर एक और किताब 1946 नेवल अपराइजिंग दैट शुक द एम्पायर लिख रहे प्रमोद कपूर बताते हैं कि तलवार पर विद्रोह की चिंगारी भड़की उसके लंबे चौड़े कमांडिंग ऑफिसर आर्थर फ्रेडरिक किंग के नस्लवादी व्यवहार के कारण। तो उन्होंने उनकी कार का टायर डिफ्लेट किया और कार पर क्विट इंडिया और जय हिंद लिख दिया। अब जब कमांडर किंग लंबा चौड़ा, लोग कहते हैं मैन विद अ बिग बॉडी एंड वेरी स्मॉल ब्रेन, उसने जब ये देखा तो वो उसने गालियां बुरी तरह दे दी, यू ब्लडी पुलिस, सन्स ऑफ पुलिस एंड सन्स, इस तरह की बातें उन लोग कही। दैट वाज द ट्रिगर। पहले उस दिन रात को खाना नहीं खाया इन लोगों ने। सुबह जो है जब बोगल बजा कि भाई आप लोग आइए, तो वहां पर ये लोग कोई गए नहीं, ये अपने बैरक्स में थे। जब कमांडर किंग वहां गया, उसने देखा कि ये तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई देख रहा है, तो वो और गर्म होके गालियां वालियां देके बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद नौसैनिक ट्रकों पर सवार होकर बंबई की सड़कों पर नारे लगाते घूमने लगे। खबर फैलने लगी कि सरकार के खिलाफ कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये नौसैनिक सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी से प्रभावित थे और अपने आंदोलन में बंबई के लोगों को भी जोड़ लेना चाहते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर
अनिरुद्ध देशपांडे अपनी किताब होप एंड डिस्पेयर, म्यूटनी, रेबेलियन एंड डेथ इन इंडिया 1946 में लिखते हैं। प्रशासन को एक तरह से लकवा सा मार गया और नौसैनिकों ने यूएस लाइब्रेरी में अमरीकी झंडे को उतारकर उसे जला दिया। उन्होंने यूरोपीय लोगों के स्वामित्व वाली दुकानों जैसे लॉरेंस एंड मेयो पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बहुत से भारतीय दुकानदारों ने या तो डर या नौसैनिकों के समर्थन में अपनी दुकानें बंद कर दी। 19 फरवरी आते आते बंबई में नौसेना की सभी 11 इकाइयों के करीब 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। अगले 4 दिनों तक भूख हड़ताल जारी रही। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को धमकाया जाता रहा। नौसैनिकों ने बंबई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्धक विमानों से उड़ानें भी भरी। भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर बॉम्बे ने रेडियो पर संदेश प्रसारित कर बगावत करने वाले नौसैनिकों से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की अपील की। विद्रोह को कुचलने के लिए सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश पोत HMS ग्लास्गो को श्रीलंका में त्रिनकोमाली से तुरंत बंबई के लिए कूच करने के लिए कहा गया। नौसैनिक विद्रोह पर किताब 1946 नेवल अपराइजिंग दैट शुक द एम्पायर लिखने वाले प्रमोद कपूर बताते हैं। जब इनका खाना पानी रोक दिया गया था बच्चों का, उस समय जो तलवार था उसके चारों ओर जितने रेस्टोरेंट्स थे, पारसी रेस्टोरेंट, ईरानी रेस्टोरेंट्स होते थे, उन सब ने पैकेट बना के ये गेटवे पर ले जाते थे और इनकी छोटी डूंगी आती थी, उसमें डाल देते कि जब तुम लोग खाना खाओ। तो ये मतलब सपोर्ट कर रहे थे उनको इस तरीके से। लेकिन जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ने जब अपील किया तो करीब लाख आदमी से ऊपर सड़क पर आ गए। तो उसमें कुछ ऐसा भी तबका था कि जो थोड़ा सा राउडी था, होलिगन्स थे। उन्होंने जितनी ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट की, जैसे लॉरेंस एंड मेयो है और इस तरह की और बैंक्स थे, उन सबको लूटपाट शुरू की। ब्रिटिश टॉमीज जिनको बोलते हैं, या जो मिलिट्री पुलिस थी, दे ऑल केम विद टैंक्स एंड एवरीथिंग ऑन द रोड। इस तरह के बॉम्बे की सड़क पर आर्मर्ड ट्रक्स एंड ये सब आई और बेतहाशा इन्होंने गोलियां चलाई और करीब 20 जगह गोली दिन भर चली। पहले दिन तो कहते हैं कि 100-150 लोग मरे, लेकिन टोटल जो 2 दिन में जो ऑफिशियली मतलब जो बताया गया फिगर, वो करीब 400 लोगों का था। महात्मा गांधी ने यह कहकर इस बगावत का विरोध किया कि ये उनके अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है। कम्युनिस्टों ने खुल्लम खुल्ला इस विद्रोह का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि सैनिकों को इस बात के लिए भी उकसाया कि वो आत्मसमर्पण न करें। कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र पीपल्स एज में गंगाधर अधिकारी ने गांधी, पटेल और नेहरू की आलोचना करते हुए संपादकीय में लिखा, पटेल ने उन लोगों के लिए आंसू बहाए जो मारे गए हैं और उन लोगों की निंदा की जिन्होंने गुंडागर्दी की, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सेना की गुंडागर्दी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने बिना सोचे समझे गोली चलाई जिसमें सैकड़ों मासूम लोग मारे गए। कांग्रेस के नेताओं का धर्म संकट था विद्रोह की टाइमिंग। प्रमोद कपूर कहते हैं कि गांधी, नेहरू और सरदार पटेल निर्विघ्न सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों से खूनी संघर्ष कर सत्ता नहीं छीनी जानी चाहिए। कहीं न कहीं वो ये भी सोच रहे थे कि ब्रिटिश सेना द्वारा कठोर कार्रवाई करने के बाद आज़ादी मिलने की प्रक्रिया देर से न शुरू हो। कांग्रेस पार्टी को ये था कि 1 साल के अंदर, करीब 1.5 साल में हमें इंडिपेंडेंस तो मिलनी है, और वो लोग नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी काम हो कि जिससे कि ये इंडिपेंडेंस की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई रुकावट आ जाए। दूसरा, सरदार पटेल ने ये भी कहा कि हमारी भी इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आर्मी होगी, नेवी होगी, हम बिना डिसिप्लिन के तो नहीं चला सकते हैं ये सब चीज। ये तो एक तरह से प्रीसिडेंस हो जाएगा हमारी आर्मी के लिए। दिलचस्प बात ये थी कि कांग्रेस के नेता एक तरफ तो हिंसा की निंदा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं दिखाना चाहते थे कि नौसैनिकों के आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। सरदार पटेल ने
अपील जारी कर नौसैनिकों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने भी हड़ताल समाप्त करने के लिए जोर डाला। महात्मा गांधी की सलाह पर उसी दिन शाम को सरदार पटेल ने MS खां के नेतृत्व में हड़ताल समिति को बातचीत के लिए बुलाया। माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने सरदार पटेल को आश्वासन दिया था कि अगर वो नौसैनिकों को बिना शर्त हथियार डालने के लिए मना लेते हैं तो हड़तालियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जब MS खां ने सरदार पटेल से कहा कि क्या वो इस बारे में लिखित आश्वासन दे सकते हैं, तो सरदार बहुत नाराज हो गए। दिलीप कुमार दास अपनी किताब रिविजिटिंग तलवार में लिखते हैं, सरदार ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, जब आपको मेरे शब्दों पर नहीं यकीन है तो मेरे लिखित आश्वासन का क्या मतलब रह जाता है। अंततः 23 फरवरी को सुबह 6 बजे बगावत कर रहे नौसैनिक सफेद झंडे लेकर अपने पोतों पर पहुंचे। MS खां ने घोषणा की कि वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में कांग्रेस ने हमें आत्मसमर्पण करने की सलाह दी है। हम अंग्रेजों के सामने हथियार नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपने देशवासियों के सामने हथियार डाल रहे हैं। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है कि हमारा शोषण नहीं किया जाएगा। आत्मसमर्पण के दस्तावेज को अंतिम रूप कम्युनिस्ट नेता मोहन कुमार मंगलम ने दिया, लेकिन अंग्रेजों ने सरदार पटेल और नौसैनिकों से किया गया वादा नहीं निभाया। 23 तारीख को सरेंडर इन्होंने किया और 24 को छोड़ के 25 की सुबह करीब 400 लोगों को, जिनको ये लोगों ने रिंग लीडर माना, उसमें MS खान भी थे, मदन सिंह भी थे, इन्होंने अरेस्ट करके और एक वहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप जैसा बनाया था मुलिन में, वहाँ ले गए। वहाँ भी इन लोगों ने गलत तरीके से इनको ट्रीट किया गया। समरी कोर्ट मार्शल की तैयारी हुई, ये हुआ, तो फिर उसमें से भी जो है 30 लोगों को छोड़ के कल्याण ले गए। अल्टीमेटली इन सबको निकाल दिया गया नेवी से और इनके सब ड्यूज वगैरह जो थे वो इनके, अगर कोई यूनिफॉर्म खराब थी उसके अगेंस्ट में एडजस्ट करके एक पैसे किसी को नहीं दिए। सबको 3rd क्लास की 1 वे दी गई अपने अपने घर के लिए और कहा कि इसके बाद तुम वापस नहीं आना। इन नौसैनिकों को सबसे बड़ा दुख इसलिए भी हुआ कि आजाद होने के बाद भी भारतीय नेताओं ने इनकी सुध नहीं ली। इस बगावत में भाग लेने वाले एक नौसैनिक विश्वनाथ बोस ने एक किताब लिखी, RIN म्यूटिनी 1946। इसमें उन्होंने नेहरू को लिखे अपने पत्र का जिक्र करते हुए लिखा, मुझे इन नौसैनिकों का नेता बताकर न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि नौकरी से भी निकाल दिया गया। जेल से छूटने के बाद मैं आपसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मुझे मेरी नौकरी वापस मिल सके। अगर इस तरह का कोई कानून है कि आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के बाद किसी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, तो मेरा आपसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी के नेता होने के कारण आप भी जेल गए थे, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री का पद सुशोभित कर रहे हैं और हम लोग सड़क पर हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जहां इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों पर चल रहे मुकदमे में उनकी मदद करने के लिए सालों बाद अपना वकीलों वाला काला गाउन पहना, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने वाले इन नौसैनिकों को आज़ादी के बाद न तो बहाल किया गया और न ही उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा ही दिया गया। उनको एक तरह से भुला दिया गया। उनके इस कारनामे को भारतीय इतिहास में भी वो जगह नहीं मिल पाई जिसके कि वो हकदार थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।